ओके जी, चलो श्री गणेश करते हैं ना, तो श्री गणेश ही बोलते हैं ना। ओके, नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट ये क्या, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो क्या, आईईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, तो वो भी बस ये कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इंडिया स्पेसिफिक है ना। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दुनिया में कहीं भी जाओ ये सेम होते हैं, ये पूरी दुनिया में जो है दीज कंसेप्ट्स आर सेम। ओके, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी वाले चैप्टर में फंसते हैं, नेशनल इनकम में। ये और एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला है, इसमें सबसे हाँ नहीं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, तो वो उसमें और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना। ओके ओके, तो क्या क्या करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। मीनिंग ऑफ जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, रेजिडेंट क्या होते हैं, सिटीजन क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स एंड फैक्टर रिसिट्स एंड ट्रांसफर रिसिट्स, ठीक है। ये काम फिर आप करते रहो भाई, ठीक है। देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। डोंट वरी, सब डिटेल में करेंगे ये, अभी नोट्स नहीं भी हो रहे तो कोई नहीं। देन नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे डूज एंड डोंट्स है, इसमें से भी 2 to 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कि इस वाले मेथड में आप ये बताओ क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है, 3 पॉइंट बताओ, 3 मार्कर, ठीक है। देन जीडीपी एज वेलफेयर इंडिकेटर, इसमें एक्सटर्नलिटीज के बारे में हम बात करेंगे, ये 12 टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो द टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। हाँ, जस्ट एक बार ही रीड कर लो इसको 1 मिनट, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है, डन। ओके, अच्छा, इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए, डोमेस्टिक इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम इज मार्केट वैल्यू। देखिए, किसी भी चीज की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना। आप, मैं कहता हूँ, मार्केट से जाके टमाटर भी खरीद रहे हो, 20 रुपए किलो है, आपने 2 किलो टमाटर खरीदे, तो उस टमाटर की वैल्यू कितनी है, 40 रुपए इज द वैल्यू, ठीक है। प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ भी जब पूरी इकोनॉमी की जब हम इनकम निकाल रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी में जो जो सामान बना उसका प्राइस और वो कितनी प्रोडक्शन हुई इनटू क्वांटिटी, ठीक है। कैसे करते हैं, गवर्नमेंट के पास ना लिस्ट होती है आइटम्स की कि कौन कौन सी आइटम जीडीपी में इंक्लूड करनी है, उसकी लिस्ट होती है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ऐसे लिस्ट बनाते हैं 1 2 3, ठीक है। थोड़ा बहुत देखेंगे भी इसमें, जैसे बोलेंगे इस लिस्ट में राइस, तो इंडिया राइस का एवरेज प्राइस कितना है भाई, राइस का प्राइस है मान लो भाई 10 रुपये पर केजी, और इंडिया में कितना राइस प्रोड्यूस हुआ, लेट्स से 20 kg, तो इसका मतलब 200 का राइस प्रोड्यूस हुआ। ऐसे इतने का वीट प्रोड्यूस हुआ, इतने की कार बनी, इतने के मोबाइल बने, इतने की ये हुआ, इतने का ये हुआ। ऐसे गवर्नमेंट के पास पूरी लिस्ट होती है आइटम्स की, ठीक है। तो उन आइटम्स का प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, वो सारा जब टोटल करेंगे तो भाई हमारे पूरे देश में जो प्रोडक्शन हुई उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, वही हमारा डोमेस्टिक इनकम होती है, ठीक है। तो पहली चीज होती है द मार्केट वैल्यू, वैल्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। देखिए, एक एक चीज आपका बेस शुरू से ही बेस अच्छा बनता जाएगा तो सही है ना, कंसेप्ट अपने शुरू से क्लियर रखना, ठीक है। ओके, जैसे ये वाले आज वाले जैसे बच्चे हैं, हालांकि वो अच्छे हैं बच्चे, लेकिन बात नहीं मानी उन्होंने, तो अभी तक भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, शुरू से ध्यान से नहीं सुना ना, ठीक है। खैर, ओके, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। देखिए, जब हम अपना डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, जीडीपी निकालेंगे या नेशनल इनकम निकालेंगे, तो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। फाइनल मतलब क्या, इसका मतलब जो इंटरमीडिएट है उसको नहीं लेते हम, जो फाइनल है, जैसे कि हाँ, फाइनल कौन सी होती है, जो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर जो है उसको कंज्यूम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में दूध लेके आए,
तो फाइनल है ना, आप उस दूध को भाई चाय बनाओगे या उससे दही बनाओगे, ठीक है, या दूध, यू विल कंज्यूम दैट मिल्क, आप उसको कोई आगे बेचने वाले नहीं हो। लेकिन जब वही दूध वो ये चाय बनाने वाला कोई दुकान वाला ले, बाहर चाय वाले की शॉप है या रेस्टोरेंट वाला है, तो वो तो ही इज नॉट गोइंग टू कंज्यूम इट, वो तो उसकी चाय बनाएगा, या हलवाई है तो वो उसकी मिठाई बनाएगा, वो तो आगे बेचेगा ना, तो वो फाइनल नहीं है। तो मिल्क परचेज बाय नेहा इज फाइनल, एंड मिल्क परचेज बाय दैट चाय वाला इज इट्स नॉट फाइनल, क्योंकि वो उसको कंज्यूम नहीं करने वाला, वो तो आगे बेचेगा। ठीक है, ओके। तो सिर्फ जो फाइनल गुड्स होती हैं विच आर फॉर द फाइनल कंजम्पशन, उनमें कुछ और आगे रीसेलिंग या कुछ चेंज होके आगे बेचने वाले नहीं है। जैसे आपकी शॉप में जो सामान आता है तो वो सारा इंटरमीडिएट है, फाइनल नहीं है। ठीक है, जैसे उनके घर जाएगा तो वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। एक डोमेस्टिक इनकम में ये बात ध्यान रखना, ठीक है, आगे तक काम आएगी। जब हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं तो वो वाली इनकम जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और यहां देखेंगे जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, सीखेंगे आगे और डिटेल में इसको, तो हमारे जो नागरिक हैं देश के, रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स नॉट सिटीजन, ठीक है, हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनकी कितनी कमाई हुई, वो पूरे देश की इनकम। जैसे नेहा ने पैसा कमाया, लेकिन ये 2 महीने दुबई गई थी, वहां से कमा के लेके आई 1 लाख रुपए, तो डोमेस्टिक इनकम में तो इसने कुछ नहीं किया, इंडिया में तो कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं, काम तो वहां जाके किया है, ठीक है। लेकिन नेशनल इनकम तो है, क्योंकि तो इंडिया की रेजिडेंट है, 2 ही महीने तो गई थी सिर्फ बाहर, ये तो इंडियन रेजिडेंट है, उसकी और कमा के पैसा कमा के लेके, कोई फ्री में तो लेके नहीं आई, राइट। ठीक है, तो ये जो वहां से कमा के लेके, दैट विल बी पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, बट नॉट द डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि इसने जो काम किया वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हुआ। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम मींस जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुई, ठीक है, राइट, ठीक है, वो डिटेल में करेंगे अभी आगे। ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, देखिए प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, ये भी ध्यान रखना है। इसका मतलब मान लो आपने कोई सामान बेचा, आपने 100 यूनिट्स बेची किसी भी चीज की, ठीक है, ओके, और अभी 20 आपके पास अभी और स्टॉक में पड़ी हुई है, अभी क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसका मतलब आपने प्रोडक्शन कितनी करी, 120, तो आपकी डोमेस्टिक इनकम में 100 नहीं 120 आएगा, क्योंकि हम ये नहीं लेते कि कितना सामान बिका, हम लेते कितना प्रोड्यूस हुआ। डेफिनेशन में ये है, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, राइट। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओके। और आगे जो आप न्यूमेरिकल्स करोगे, जो भी आगे कंसेप्ट सीखोगे, वो सारा इनके ऊपर बेस्ड है, ओके। ठीक है, तो नाउ यू कैन नोट डाउन, ये आराम से इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करो, और जो जो मैंने बातें बोली हैं 1 मिनट के लिए जस्ट रिकैप इट। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट देखिए द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, कि हमारे देश के लोगों ने कितना कमाया। ठीक है, वो क्या होता है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे अभी, ठीक है। ये क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आगे अभी डिटेल में करेंगे, थोड़ा मुश्किल है ठीक है, तो मुश्किल है, पहली तो स्लाइड है।
हाँ, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखिए होता क्या है, जैसे मान लो हमारे देश में प्रोडक्शन हुई 10,000 की, ठीक है। अब नेहा बाहर से कमा के लेके आई 500, लेकिन हमारे यहाँ भी तो बाहर के लोग आके कमा के लेके जाएंगे भाई। जैसे नेपाल से, बांग्लादेश से लोग आते हैं, वो यहाँ से कमाई करके लेके जाते हैं, है ना। प्लस फॉरेनर्स आते हैं, जो फॉरेनर तो खैर बांग्लादेश के भी हैं, फॉरेनर मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज के हैं, अमेरिकन या यूके यूएस वाले, वो क्या लेके आते हैं, वो यहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से प्रॉफिट कमा के लेके जाते हैं। तो वो भी तो हमारे यहाँ से कमा के बाहर ले गए ना। वो क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमारे इंडियंस कमा के लेके आए 500 रुपये और हमारे यहाँ से बाहर के लोग कमा के ले गए 300 रुपये। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी हुई, 200। तो 10,000 प्लस 200 कितना हो गया, 10,200, ठीक है। हम यहाँ से कमा के भी लाए और वो जो थे, हाँ, जो हमारे यहाँ से कमा के वो नेट वो माइनस हो जाएगा ना। माइनस सृष्टि उठा देना एक बार फोन। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट इज हु कैलकुलेट्स नेशनल इनकम। हमारे यहाँ जो नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, जीडीपी, इसकी कैलकुलेशन, हिसाब किताब कौन करता है? इसके लिए सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, सीएसओ, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से अलग, ठीक है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और ये सीएसओ कब सेटअप हुआ था, 1951 में, ठीक है। इसके जो सीएसओ की वेबसाइट है, इसका मैंने लिंक यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो आप जब घर में स्टडी मटेरियल देखो तो इसकी वेबसाइट पे आके जाके आप देख भी सकते हो। ये उसके ऑफिस के बाहर का जो बोर्ड है, उसका फोटो खींच के लगा रखा है, दिल्ली में ही है, ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ बढ़िया हो गया, ओके। ये ही इज द मैन, प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, ठीक है, ओके। ये ही इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, ठीक है। तो इंडिया की जो नेशनल इनकम कमेटी बनी थी 1949 में, वो उसके चेयरमैन यही थे, ठीक है। और 1949 में ये कमेटी बनी थी, फिर और 1951 में वो बन गया था सीएसओ, है ना। और ठीक है भाई, हम अपना नेशनल इनकम वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा इकोनॉमी कैसे चलेगी आगे, वो सब जो है, ही वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दैट, ठीक है। ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं इसको। आगे चल के कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स आप पढ़ोगे ना, उसमें जैसे ना कार्ल पियर्सन मेथड पढ़ा हुआ ना, ऐसे महालनोबिस के भी इंडिकेटर्स हैं, स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स इसके नाम से, जैसे स्पियर्समैन है, कार्ल पियर्सन है, इसी तरह से महालनोबिस इंडिकेटर्स भी हैं स्टैट्स। तो है ही पहुंची हुई चीज़, तो नहीं ट्वेल्थ में स्टैट्स नहीं है ना, कॉलेज में आ सकते हैं अगर आप इको ऑनर्स करोगे तो, हाँ तो फिर आएगा। ओके, नेक्स्ट है कि ये तो मैंने बता दिया था आपको कि गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करती है जीडीपी। दिस इज जस्ट अ सैंपल, ठीक है। 3 तरीके होते हैं वैसे कैलकुलेट करने के। तो गवर्नमेंट 3 सेक्टर्स होते हैं, ये तो पता ही है, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। गवर्नमेंट के पास लिस्ट होती है, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आइटम लेंगे, वो राइस लेंगे, वीट लेंगे, ठीक है, फ्रूट्स लेंगे, ये वगैरह वगैरह वगैरह। प्राइमरी सेक्टर होता है ना जो बिल्कुल नेचर के साथ जो जुड़े होते हैं ना, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स वगैरह से जो बने, कार्स हैं, मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, ठीक है, वॉचेज़ हैं, तो गवर्नमेंट के पास इनकी भी लिस्ट होती है। देन टर्सरी सेक्टर में इंश्योरेंस है, एजुकेशन सर्विसेज हैं, वकील हैं, है ना, डॉक्टर्स हैं, वकील्स हैं, टीचर्स हैं, ये सर्विसेज हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, ठीक है। तो ऑल दीज आर सर्विसेज, राइट। तो इनका सबकी लिस्ट होती है, गवर्नमेंट इनका प्राइस और कितना ये प्रोडक्शन हुआ, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ऐसे सबको जोड़ देंगे तो ये देश की जीडीपी निकल आई। ये सब करने में पूरा ओवरऑल सब कुछ वो नहीं लगते हैं। हाँ, तो इट्स अ ह्यूमंगस एक्सरसाइज, यस, पूरे कंट्री का, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें डिजिटल होती जा रही है ना, जब डिजिटल नहीं था मतलब चीज़ें, तो मुश्किल काम था, तो पता ही नहीं चलता था। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के पास
रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा कहीं, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, जब आजकल सब फीस जो है वो ऑनलाइन आती है, ठीक है, मुझे अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब चीज़ें गवर्नमेंट की नज़र में सारा डाटा है, तो चीज़ें इजी हो जाएंगी और पूरा सही क्लियर डाटा मिलेगा डिजिटल होने के बाद, ठीक है। पहले जमाने में लगता होगा फिर बहुत ज़्यादा टाइम, हाँ, बहुत टाइम कंज्यूमिंग वैसा होता था, ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट देखिए, द रियल जीडीपी एंड द नॉमिनल जीडीपी। ओके ओके, देखिए अभी हमने देखा था कि भाई जीडीपी क्या होता है, द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और मार्केट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके, है ना, यही सीखा था हमने। इसे प्राइस कौन सा लेना है, प्राइस कौन सा लेना है, ठीक है। अगर प्राइस जो है बेस ईयर का लिया आपने, ठीक है, बेस ईयर का प्राइस लिया तो वो होती है रियल जीडीपी, उसमें इन्फ्लेशन नहीं होता। जैसे मान लो बेस ईयर 2011-12 है, तो 2012-13 की जीडीपी निकलेगी, तो उसमें भी प्राइस कितना लेंगे, राइस का जो बेस ईयर का, वही 14-15 में भी वही लेंगे, 15-16 में भी प्राइस वही लेंगे, वो घटेगा कम होगा उसका, हाँ, उसका प्राइस को चेंज नहीं करते हैं, जो बेस ईयर का प्राइस है वही, तो उससे वो रियल क्यों बोलते हैं, उससे रियल प्रोडक्शन निकलेगी, फिर रियल में कितना प्रोडक्शन हुआ, दैट इज वाई इट इज रियल जीडीपी, क्योंकि इससे प्राइस इज नॉट चेंजिंग, प्राइस तो जो बेस ईयर वाला है वही फिक्स रहता है, राइट। तो रियल जीडीपी इज व्हेन यू टेक द बेस ईयर का प्राइस, कांस्टेंट रहता है प्राइस, ठीक है। तो प्लीज स्पेंड सम टाइम ऑन दिस, नहीं इसको देख लो एक बारी, इस स्लाइड को। देख रहे हो, बेस ईयर का प्राइस इज 15 रुपीज अ केजी, तो वो देखो प्राइस जो है वो 18-19 में भी 19-20 में भी वही बेस ईयर वाला ही लिया, ठीक है। तो हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई, 5%। इसे प्राइस चेंज को नहीं लिया है ना, तभी बोले ना कि इट डजंट कंसीडर द प्राइस राइज या इन्फ्लेशन। वो जैसे मैंने बोला था ना, चाहे बीच में हाँ, उसकी प्राइस को नहीं ले, प्राइस को चेंज नहीं कर रहे ना हम, तो इट मेजर्स प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा, बेस ईयर का जो प्राइस है वही रहेगा, स्टार्टिंग में एक बार हाँ, हो गया वही। ये गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है बेस ईयर, ठीक है। चेंज ऐसा नहीं कि फिक्स 2011-12 हो गया तो सदा यही रहेगा, ठीक है। हर 7-8 साल के बाद गवर्नमेंट बेस ईयर चेंज कर देती है, ठीक है। और यूजुअली उसका क्राइटेरिया ये होता है, कोई स्टेबल ईयर लेते हैं, जैसे 2020 है, कंट्री की चेंज होती है कि स्टेट वाइज चेंज? नहीं, तो पूरी कंट्री का है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री, ऑल द स्टेट्स, ठीक है, ओके। तो बेस ईयर जो है गवर्नमेंट वो वाला लेती है जो एक नॉर्मल साल रहा हो, जैसे 2020 है, 2021 उस साल में तो कोविड हुआ था, उसको नहीं लेंगे, उस साल को बेस ईयर नहीं लेंगे कभी भी। तो हमेशा जो स्टेबल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर होता है, वो लेते हैं। जिस साल में इलेक्शन हुए होंगे देश में, उसको नहीं लेंगे, ठीक है, ओके। और हर 7-8 साल के बाद गवर्नमेंट बेस ईयर चेंज कर देती है, अदरवाइज तो 2011-12 हो सकता है 2050 में भी क्या 11-12 के प्राइस लेते रहेंगे क्या, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। चलो बढ़ाओ आगे। नेक्स्ट इज द नॉमिनल जीडीपी, इसको करंट प्राइस, हाँ, इसमें जो प्राइस है वो करंट ईयर का प्राइस लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर सर, हाँ, इसमें नहीं, अभी रुक जाओ, मुझे कंप्लीट करने दो पहले। हाँ, देखिए, तो इसमें क्या होता है, देखिए क्वांटिटी 100, प्राइस 20, तो जीडीपी कितना हो गया 2000, प्राइस 105, क्वांटिटी 105, प्राइस 22, तो जीडीपी कितना हो गया 2310। तो आप देखिए चेंज इन जीडीपी कितना है, 310 है ना, तो बेस ईयर 310 अपॉन 2000 इंटू 100, ये जब करें तो हमारी जीडीपी कितनी ग्रो हो गई, 15.5%, ठीक है। जीडीपी कितनी ग्रो हो गई, 15.5%। लेकिन इसमें तो जो महंगाई हुई है वो भी इंक्लूडेड है ना जी, अदरवाइज रियल में प्रोडक्शन देखे तो सिर्फ 100 से 105 हुई है, सिर्फ 5% बढ़ी है।
10% तो प्राइस बढ़ा है, 20 की चीज 22 हो गई तो 10% बढ़ गया ना प्राइस। तो 5% के अराउंड इज द जीडीपी, 5% ही है इसमें एग्जैक्ट, 5% इज द जीडीपी ग्रोथ एंड बाकी का 5% इज द 10% इज द इन्फ्लेशन का इफेक्ट। इसमें होता ठीक है, inflation। इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है ना, देखो तभी तो ज़्यादा दिखा रहा है कि हमारी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 15.5% बढ़ी है ना। जबकि आप पिछली स्लाइड में अगर आप देखेंगे, आपने नोट किया हो तो देखो प्रोडक्शन तब भी इतनी थी 100 and 105, हाँ। लेकिन सेम प्रोडक्शन में जीडीपी ग्रोथ रेट हुई 5%। यहाँ भी देखिए प्रोडक्शन उतनी ही 100 से 105 बढ़ी है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट हो गई 15.5%। द रीजन इज कि दिस इज नॉमिनल जीडीपी, इसमें इन्फ्लेशन भी है, इसमें इन्फ्लेशन जो महंगाई की वजह से जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है वो भी है इसमें। ठीक है, ओके, यू कैन स्पेंड अ मिनट ऑन दिस। तो सर सबसे बेस्ट कौन सा होता है, रियल या नॉमिनल? रियल जीडीपी इज बेटर फॉर कंट्री लाइक आवर्स, डेवलपिंग कंट्रीज, उसमें तो रियल जीडीपी ही रेलेवेंट होती है, क्योंकि यूजुअली होता है कि जो डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमीज होती हैं उनमें इन्फ्लेशन थोड़ा हाई रहता है और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, हालांकि अभी इंडिया इज़ ऑल्सो जो है वो इस मामले में एज फार एज गवर्नमेंट के कंट्रोल्स हैं, बैंकिंग सिस्टम है, डिजिटलाइजेशन है, उसमें वी आर वेरी स्टेबल नाउ। अभी सारा डाटा गवर्नमेंट के पास क्योंकि है, तो कुछ भी अगर इकोनॉमी में ऊपर नीचे गड़बड़ होती है तो गवर्नमेंट तुरंत एक्शन ले लेती है। बीच में थोड़ा सा खराब हो गया था जीडीपी, वो तो ठीक है, वो तो इकोनॉमी तो ऊपर नीचे तो फ्लक्चुएट करती रहेगी ना भाई, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो वो चलता रहता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ना शुरू किया था वो 1930s के जो डिप्रेशन हुआ था, द ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद ही हुआ था ये कि पहले क्या था, हमारी जो इकोनॉमीज होती थी वो लेसर इकोनॉमी होती थी। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो बोलते थे भाई इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमी को अपने आप फ्लो करने दो, वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन जब इतना लंबा चला तो उसके बाद इकोनॉमिस्ट ने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर आपकी इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही है तो उसको कोई संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो लोगों को इतनी तकलीफ़ें होती हैं, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, उनका घर कैसे चलेगा, नौकरियां नहीं होंगी, काम धंधा नहीं होगा, इतनी प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इकोनॉमी अगर डाउन जा रही है तो उसको संभाल सके। दैट्स व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे कुछ गड़बड़ होती है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक वो एक्टिव हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे और पैसा छाप देंगे। ठीक है, टैक्सेस कम कर देगी गवर्नमेंट, जीएसटी कम कर देगी। तो ये सारे क्या मेजर्स होते हैं कि आपकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए तुरंत मेजर्स ले लेती है। राइट, ठीक है यहाँ तक, हाँ आगे बढ़ा, ठीक है ये ये इकोनॉमिक्स में मार्क्स स्कोरिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कंसेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना सामने तो उसमें क्या लिखें, वो तोते उड़ जाते हैं, भाई क्या लिखूं इसमें, है ना। तो वहाँ ये जो है ना, इसको ढंग से रीड करना। ठीक है, इस बारी पेपर में भी ना हमारा एक माइक्रो का जो पेपर था ना वो अलग ही था, कुछ समझ नहीं आया, स्टैट्स भी अलग ही आया था। स्टैट्स तो फिर भी करने लायक थे कि हाँ पढ़ा हुआ था तो बुक का है, माइक्रो का कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलो फटाफट रीड करो इसको। रियल जीडीपी क्या हुआ, इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर दैट रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर विद प्राइसेस हेल्ड कांस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर टू सेपरेट आउट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन फ्रॉम द ट्रेंड इन द आउटपुट ओवर टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इससे इन्फ्लेशन प्राइसेस चेंज नहीं होता, दैट्स द मेन थिंग। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी एट करंट प्राइसेस। ठीक है, तो इट डजंट स्ट्रिप आउट इन्फ्लेशन और द पेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है द स्पीड ऑफ राइजिंग प्राइसेस विच कैन इन्फ्लेट द ग्रोथ फिगर।
ठीक है, ओके। एक स्लाइड और करेंगे आज की बस, उसके बाद लास्ट। जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स, ये क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। जैसे इस हमारे इस वाले एग्जांपल में, लगाने का फॉर्मूला। हाँ ये प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। ये सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। जैसे हमारे इस वाले एग्जांपल में देखो, हमारा जो सेम 2018-19 का नॉमिनल जीडीपी जब कैलकुलेट किया तो वो आया 2250। और जब रियल जीडीपी मतलब बेस ईयर के प्राइस पे किया तो 1500, तो इनटू 100, तो नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100 ये किया तो ये आया 150%। इसको पढ़ते कैसे? इसका मतलब ये है कि 150% तो 100 पे 150 ना। इसका मतलब जो सामान बेस ईयर में 100 रुपए का मिलता था वो अभी 150 का मिलता है। 50% इज द राइज इन प्राइस। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पता हो तो आप ये प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो 11th में भी इंडेक्स नंबर था ना, वो इसी से मिलता जुलता है। दिस इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। चलो काफ़ी है फिर आज के लिए, ओके। चलो मैं बस बुक है ना पर बुक ले आऊंगी।